हेलो एवरीवन। कल हमने शुरुआत की थी या लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी रक्षा प्रौद्योगिकी की। और रक्षा प्रौद्योगिकी में हमने कुछ विभाग देखे थे जो रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, जिनसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई सवाल नहीं आएगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन कभी कभी जिक्र कहीं करना पड़े मेंस की आंसर राइटिंग में तो वहां हेल्पफुल होंगे। तो कुछ विभाग आपको बताए गए थे और उसके बाद एक डायग्राम बनाया गया था, फ्लो चार्ट इस तरीके से। और हमने बात की थी कि हम कैसे प्रौद्योगिकी को, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी को स्टडी करने वाले हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी को। तो इसी को एक बार फिर से हम बना लेते हैं साफ सुथरा, थोड़ा और इलैबोरेट करके समझने के लिए कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने जैसे कि एक भूमिका भी लिखी थी कल, उससे भी हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा था कि हम देख रहे हैं कि रक्षा के साथ जब तकनीक जुड़ेगी तभी क्या है फायदा है। एक मजबूत रक्षा जो मैकेनिज्म है वो तभी डेवलप होगा जब डिफेंस जो है, जब नई नई तकनीक के साथ उन्नत तकनीक के साथ जुड़ जाएगा, तभी क्या होगा, हम या कोई भी देश सशक्त होगा किसमें, रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले इससे जुड़ी संकल्पना जिसकी हम कल बात कर भी चुके हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कितने प्रकार की होती है मिसाइल के प्रकार के बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण की। ठीक है, तो प्रकार में हम बात करेंगे दो प्रकार की। वो दो प्रकार क्या है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को आगे हम जो डिवाइड करेंगे वो किन किन आधार पर करेंगे, वो आधार होंगे, ठीक है, वो आधार होंगे, पहला, सबसे पहला आधार हमने रखा है परास के आधार पर। यहां पर लिख देते हैं आधार क्या है। ठीक है, तो पहला आधार रहेगा परास, दूसरा आधार रहेगा गति, ठीक है, तीसरा आधार रहेगा प्रकृति, उपयोग की प्रकृति, ठीक है, और चौथा आधार रहेगा प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि या प्रक्रिया, विधि या प्रक्रिया। इन आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे मिसाइल का और उसके बारे में पढ़ेंगे कौन किसके अंतर्गत मिसाइल आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे वायु रक्षा प्रणालियों की। वायु रक्षा प्रणालियां, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस मैकेनिज्म या सिस्टम, BMDS, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। अभी आगे जाके इसको पूरा विस्तार से पढ़ना है हमें। हम बात करेंगे S-400 की और हम बात करेंगे एवेक्स की, ठीक है, एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म हम आगे जब हम इसे पढ़ेंगे तब समझ लेंगे कि क्या है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, क्या कहते हैं उसे, कंट्रोल सिस्टम, वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ये WA वार्निंग के लिए है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां, प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां,
और प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, पटना। और इसके अलावा हम बात करेंगे के श्रृंखला, और बात करेंगे प्रहार, बराक, ठीक है, और बात करेंगे ब्रह्मोस, और बात करेंगे अस्त्र और निर्भय, इन सब की बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे किसकी? विकास कार्यक्रम, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसमें किसकी बात होगी? कुछ प्रोजेक्ट्स की बात होगी, जैसे प्रोजेक्ट डेविल, प्रोजेक्ट वेलिएंट और IGMDP। इन सब की हम विस्तार में बात करेंगे, जिसमें से IGMDP इंपॉर्टेंट है। इन तीनों अगर प्रोजेक्ट की तुलना में कहें, उनके बारे में तो हमें मात्र एक एक आधी लाइन ही पढ़नी है, लेकिन IGMDP हमें विस्तार से पढ़ना है। तो इसी फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि यही सीक्वेंस रहे। तो जल्दी से इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां समझाने की बात आएगी वहां पर समझाया जाएगा, बाकी चीजों को लिखना है आपको तेजी से। तो प्रकार में बैलिस्टिक और क्रूज है। फिर वर्गीकरण जो किया है वो किन किन आधारों पर किया है? परास, गति, प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर। इनमें एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। और किसको किस में रखा गया है इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। कि अग्नि परास के हिसाब से कौन से क्लासिफिकेशन में है, क्योंकि परास के हिसाब से भी आगे ये बटा होगा, गति के हिसाब से भी, ठीक है। वायु रक्षा प्रणालियों में BMDS बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-400 और अवाक्स। उसके अलावा प्रणालियां कौन कौन सी है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। उसके अलावा प्रहार, बराक, के श्रृंखला, ब्रह्मोस, अस्त्र और निर्भय। उसके बाद कुछ विकास कार्यक्रम जो कि प्रोजेक्ट डेविल, वेलिएंट और IGMDP। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है हमें रक्षा प्रौद्योगिकी में, इसके अलावा हम ट्रीटी भी पढ़ेंगे, कुछ संधियां पढ़ेंगे, कुछ पॉलिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं मिसाइल की डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले लिखिए मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। लिखिए इसमें पायलट रहित स्वचालित लक्ष्य निर्देशित ऐसा हथियार तंत्र जिसका प्रयोग लक्ष्य को या निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के लिए, ऐसे लिखिए, निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से पेलोड को एक निश्चित बिंदु तक वहन करने के लिए किया जाता है।
पेलोड या भार को एक निश्चित बिंदु तक वहन करने के लिए किया जाता है मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो पायलट रहित स्वचालित लक्ष्य निर्देशित एक ऐसा हथियार तंत्र, ठीक है, एक ऐसा हथियार तंत्र जिसे किसी निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से, जिसमें भार डाला गया हो, जिसे हम पेलोड कहते हैं, और उसे एक निश्चित बिंदु तक इस भार को वहन करना हो, इस पूरी तकनीक को क्या कहेंगे? प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल तकनीक कहेंगे। ठीक है, इसमें विभिन्न तंत्र काम करते हैं, इसमें विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं। पहला प्रणोदन तंत्र, ठीक है, प्रणोदन, प्रपल्शन आपने पढ़ा हुआ है स्पेस में, ये प्रणोदन तंत्र है जहां ईंधन है। सेकंड निर्देशन तंत्र, गाइडेंस एंड कंट्रोल डिवाइस, ये है। ठीक है, निर्देशन तंत्र कहते हैं इसे। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि यह है ऊंचाई तथा अन्य मैकेनिज्म को निर्देशित करता है, अन्य मैकेनिज्म को निर्देशित करता है। फिर लिखिए विंग्स, फिन्स तथा एरोडायनामिक विशेषताएं। तीसरा है विंग्स, फिन्स तथा एरोडायनामिक विशेषताएं। और एंड में लिखिए वॉरहेड, यह है वॉरहेड। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये प्रक्षेपास्त्र तंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, और जो विंग्स हैं, फिन्स हैं, वो उड़ान के लिए यूज होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए रक्षा प्रौद्योगिकी का इतिहास। थोड़ा सा कहीं पर आंसर राइटिंग में जरूरत पड़ सकती है जब आप तकनीक को इलेबोरेट कर रहे हो, शुरुआत से कैसे यहां तक पहुंचे हैं, तो उसमें 2-4 लाइन या 2-4 कुछ ऐसी पुरानी चीजें आपको काम आएंगी आंसर राइटिंग में। तो लिखिए रक्षा प्रौद्योगिकी का इतिहास। लिखिए जर्मनी द्वारा गाइडेड मिसाइल V1 V2, जर्मनी द्वारा गाइडेड मिसाइल V1 V2 का प्रथम सफल परीक्षण किया गया। सबसे पहले इसी का किया गया था, जर्मनी के द्वारा। यही कारण है कि जर्मनी को मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रणेता कहा जाता है। यही कारण है कि जर्मनी को मिसाइल प्रौद्योगिकी का प्रणेता कहा जाता है। वहीं ब्रिटिशकालीन भारत में टीपू सुल्तान द्वारा आंगल मैसूर युद्ध में रॉकेट नुमा प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं।
नेक्स्ट पैरा, वर्तमान समय में भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय में भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में विकसित स्थिति आईजीएमडीपी की देन है। जो भी पढ़ा था हमने, आईजीएमडीपी की देन है। अब मान लीजिए आईजीएमडीपी पर ही सवाल आ जाए तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आईजीएमडीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए ब्रैकेट में, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसकी शुरुआत, अब इसी के बारे में लिखेंगे, इसकी शुरुआत 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, या एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, लिखिए, इस कार्यक्रम के यानी आईजीएमडीपी के अंतर्गत, आईजीएमडीपी के अंतर्गत किए जाने वाले शोध व विकास की जिम्मेदारी, इसके अंतर्गत किए जाने वाले शोध व विकास की जिम्मेदारी डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को सौंपी गई। डीआरडीओ को सौंपी गई, जिसमें डीआरडीओ ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की, जिसमें डीआरडीओ ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। वर्तमान समय में भारत विश्व का उन्नत मिसाइल कार्यक्रम में दक्षता रखने वाला चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद पांचवा देश बन गया है। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रकार में दो प्रकार पढ़ने हैं, बैलिस्टिक और क्रूज। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग डालिए बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल एक हाइपरबोला पाथ पर ऐसे वर्क करती है। ठीक है, ये मिसाइल यहां से अगर इसे छोड़ा जाएगा तो ये इस पाथ पर वर्क करती है। इसे कहते हैं परवलयाकार हाइपरबोला। ठीक है, ठीक। दूसरा, इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि
इसमें जो दहन करेगा इंजन वो रॉकेट इंजन खुद ही करेगा, इसलिए इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो यही कारण है कि ये बहुत ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं है, वायुमंडल के बाहर भी क्या कर सकते हैं, आसानी से ये उड़ान भरते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें बैलिस्टिक मिसाइल की एक लिमिटेशन क्या है कि इसमें जहां निर्धारित कर दिया लक्ष्य, मान लीजिए इस पॉइंट पर निर्धारित किया है, तो ये यहीं पर वार करेगा। इस लक्ष्य के यहां से यहां जाने पर भी ये यहीं वार करेगा। इसका संबंध इस लक्ष्य से नहीं बल्कि इस पॉइंट से है। ठीक, क्रूज मिसाइल में ये नहीं होता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अधिकतम दूरी तक इसे पहुंचाया जा सके, इसके लिए हमेशा 45 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, ज्यादा अधिक ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई तक ज्यादा दूरी तक इसे पहुंचाया जा सके, इसके लिए 45 डिग्री के कोण पर इसे क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में यही 4-5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है और आपको लिखनी है। और ऑफ कोर्स अंत में इसका उदाहरण याद रखना है, और इसका एक उदाहरण है पृथ्वी और अग्नि। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये 2 नाम लिखकर आ जाएंगे अगर अंतर आता है या इस तरह का कोई सवाल आता है तो लिखिए बैलिस्टिक मिसाइल में लक्ष्य को नष्ट करने के लिए, लक्ष्य को नष्ट करने के लिए परवलयाकार पथ और इसी को कहते हैं बैलिस्टिक मार्ग। ठीक है, बैलिस्टिक मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करते हैं, लक्ष्य को नष्ट करने के लिए परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कहलाते हैं। ये अधिकांश समय वायुमंडल के बाहर उड़ान भरती हैं। ये अधिकांश समय वायुमंडल के बाहर उड़ान भरती हैं। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। चूंकि इसमें लगा रॉकेट इंजन ईंधन का वहन स्वयं करता है, अतः इसे वहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि यह अधिकांश समय पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर आसानी से उड़ान भर सकती है या भरती है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अधिकतम दूरी तय करने के लिए
अधिकतम दूरी तय करने के लिए इसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ऐसे बना भी सकते हैं आप ये पाथ। इसे 45 डिग्री, वॉरहेड है ये, 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था ना पहला परास के आधार पर, तो क्योंकि हम बैलिस्टिक पढ़ रहे हैं तो यहीं पर हम पढ़ लेंगे। परास के आधार पर, परास के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो परास के आधार पर वर्गीकरण को 1 2 3 पे पढ़ लेते हैं। परास के आधार पर वर्गीकरण। पहला लिखिए शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसे कहते हैं SRBM। इसे कहते हैं क्या? SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और किसके आधार पर है ये? परास। तो यहां पर परास क्या होता है? 1000 किलोमीटर से कम, 1000 किलोमीटर से कम। और इसका उदाहरण लिख लीजिए, इसका उदाहरण लिखिए प्रहार। ठीक है, तो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जिनका परास 1000 किलोमीटर से कम होगा उन्हें क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। और उदाहरण हो गया इसका प्रहार। ठीक, इसी बात को लैंग्वेज में लिखना होगा तो लिखिएगा, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। सेकंड है मीडियम रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि MRBM। ठीक है, मीडियम, ठीक है, रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे लिख लीजिएगा आप एज इट इज। और इनका परास है 1000 से 3000 किलोमीटर, 1000 से 3000 किलोमीटर। और उदाहरण है अग्नि 1 और अग्नि 2, अग्नि 1 और अग्नि 2। फटाफट इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड, अरे ठीक है, थर्ड है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसको कहते हैं IRBM। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसकी रेंज है
इसकी रेंज क्या है? 3000 से 5500 किलोमीटर। और इसके उदाहरण हैं अग्नि 3, अग्नि 4। अग्नि 3 और अग्नि 4। फिर है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, और इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर से अधिक। और इसका उदाहरण है अग्नि 5। और ये क्या है? भारत की पहली ICBM है। ठीक है, तो ये परास के आधार पर वर्गीकरण बैलिस्टिक मिसाइल, तो आपको ये याद रखनी है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और अंतिम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। उदाहरण है अग्नि 5, और इसकी जो परास है वो है 5500 किलोमीटर से अधिक। ठीक, अब देखिए पीछे अगर हम चले तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ? क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में एक तरह से अंतर हम देख रहे थे। तो बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम पढ़ चुके। अब क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल क्या होती है? ये सतह है, सतह के समानांतर जो मिसाइल, ऐसे सतह के समानांतर ये चलेगी। जबकि यहाँ पर क्या है? एक पथ है जिसे हमने परवलयाकार कहा, यानी हाइपरबोला कहा। और यहाँ पर क्या है? समांतर चल रही है, एक रेखा में, सीधी रेखा में चल रही है। ये बहुत ऊंचाई पर नहीं जाती हैं, बल्कि पृथ्वी की सतह के बहुत करीब उड़ान भरती हैं। तो इसलिए ये वायुमंडल में ही रहती हैं पृथ्वी के। दूसरा, इनको डिटेक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ती हैं, तो इसलिए रेडार के उसमें नहीं आएंगी, कवर नहीं करेगा रेडार सिस्टम इसको। और क्या है कि ये लक्ष्य के जगह बदल लेने पर भी ये क्या करेगी? ये अपने आप को लक्ष्य के अनुसार क्या करती है? परिवर्तित करती है। और जैसे उसमें था ना कि पूर्व निर्धारित करना पड़ेगा लक्ष्य को, वैसा यहाँ पर नहीं है। तो लगभग इसके अपोजिट होती हैं क्या? क्रूज मिसाइल। तो लिख लीजिए इसमें, क्रूज मिसाइल में पृथ्वी के समानांतर कम ऊंचाई पर क्रूज मिसाइल एक रेखीय पथ का अनुसरण करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ये शत्रु के रेडार की पकड़ में नहीं आती, या कम आती है। ठीक है, यहां रॉकेट इंजन का प्रयोग किया था, उसमें लिखिए इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये वायुमंडल के अंदर ही उड़ान भरते हैं। ठीक है, दागने के बाद इसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब पूर्व निर्धारित था और तीर कमान से निकला, अब कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। लिखिए, दागने के बाद इसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है।
जिसलिए इनमें उन्नत नौवहन प्रणाली ताप संसूचक, उन्नत नौवहन प्रणाली ताप संसूचक, इसे कहेंगे हीट डिटेक्टर, रेडिएशन डिटेक्टर, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है। उन्नत नौवहन प्रणाली ताप संसूचक, धूर्म संसूचक आदि का प्रयोग किया जाता है। स्मोक डिटेक्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, जब हमने यहां पर ये देखा था ना, तो परास के आधार पर तो हमने देख लिया। ठीक है, क्या क्या कवर कर दिया संकल्पना प्रकार में, बैलिस्टिक, क्रूज में। अब हमने परास देख लिया, गति देखना है तो क्रूज मिसाइल को गति के आधार पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं। ये था ना, अब यहां आगे लिखिए, गति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। गति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। गति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है तथा इनकी गति को मैक में नापा जाता है। तथा इनकी गति को मैक में मापा जाता है। तो उसी आधार पर ये 3 भागों में इन्हें डिवाइड किया जाएगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सिर्फ ये किसके आधार पर है, गति के आधार पर है। ठीक है, तो सबसोनिक 1 मैक से, मैक में इसकी गति नापेंगे, 1 मैक से कम गति क्या कहलाती है, सबसोनिक मिसाइल। और इसका एग्जाम्पल है, चलो एक बार में फिर एग्जाम्पल एंड में लिख लेंगे, सबसे पहले यही लिख लेते हैं। 1 से 4 मैक सुपरसोनिक की गति, और यहां पर 4 से 8 मैक, ये हो गई इनकी अलग अलग क्या गतियां। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे पहले सबसोनिक का एग्जाम्पल है निर्भय। ये हो गए इनके क्या उदाहरण, और इसकी गति है 0.8 मैक। ये थोड़ा बहुत कहीं आपको डिफरेंस दिख सकता है, तो ये बहुत ऑथेंटिक डेटा है जो लिखवाया जा रहा है। कहीं और से कंपेयर करके कल को ये मत कहिएगा कि नहीं हमें तो ये कहीं और किताब में लिखा हुआ था। वो भी किसी लिहाज से हो सकता है सही हो, हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक, अब यहां है ब्रह्मोस। ठीक, और यहां है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2, इसकी गति 7 मैक है, लगभग 7 मैक। तो ये हो गया क्रूज मिसाइल का वर्गीकरण। किस आधार पर है ये आधार है गति, और गति को किस में मापा जाता है, मैक में। ठीक, अब अगले पे आ जाइए। अगला हमारा क्या था, जो थर्ड क्लासिफिकेशन था वो था किसका, प्रक्षेपण विधि
प्रक्षेपण विधि या फिर किसके आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, या फिर प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, अब इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो क्या है, पहला है, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सबसे पहला है सतह से सतह, सतह से सतह, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, S2S कहते हैं इसे, सरफेस टू सरफेस। और इसमें कौन कौन है, इसके उदाहरण लिख लीजिए। इसके उदाहरण है पृथ्वी, पृथ्वी 1 2 3 और अग्नि 1 से 5, अग्नि 1 2 3 4 5, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दूसरा है सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, ठीक है, इसे कहेंगे S2M कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, S2M। ठीक, और ये तीन तरह, इसको 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला है शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज क्या लिखेंगे, SAM, ठीक, शॉर्ट रेंज SAM। दूसरा है मीडियम रेंज, मीडियम रेंज SAM। और लास्ट है लॉन्ग रेंज SAM। रेंज के हिसाब से यहां पर फिर से आ गया कि प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति के साथ साथ उनकी रेंज क्या क्या है। ठीक, इसमें आता है त्रिशूल, इसमें आएगा आकाश, और यहां आएगा बराक, बराक 8। ठीक है, इनकी रेंज अगर लिखनी है, ये 70 से 100 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर लगभग, और ये है 9 to 12 किलोमीटर। ठीक है, तो सतह से सतह में कौन याद रखनी है आपको, पृथ्वी 1 2 3 और अग्नि 1 से 5। सरफेस टू एयर यानी सतह से वायु, इसमें सैम कहेंगे इसे, और शॉर्ट रेंज सैम, मीडियम रेंज सैम और लॉन्ग रेंज सैम। और इनके एग्जाम्पल है त्रिशूल, आकाश और बराक 8। ठीक, फिर आता है हवा से हवा, वायु से वायु में, यानी एयर टू एयर। इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े। एयर टू एयर, ये हो गया क्या, थर्ड। एयर टू एयर, और इसका एग्जाम्पल अस्त्र, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, तो ये हम प्रक्रिया के आधार पर पढ़ रहे हैं। इसी तरह होती है शिप लॉन्च्ड मिसाइल, जिन्हें शिप से लॉन्च किया जाता है। शिप लॉन्च्ड, इसी तरह होती है सबमरीन, है ना। तो शिप लॉन्च्ड में है धनुष, उदाहरण, ये उदाहरण है, ये यहां उदाहरण है धनुष। ठीक, और फिफ्थ हो गया सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल, और इसका उदाहरण हो गया, इसमें हमें याद रखनी है, इसमें जो मेन पढ़ेंगे K-15 सागरिका। और हम जानते हैं कि K श्रृंखला किसे समर्पित है, अब्दुल कलाम
के नाम पर रखी गई है के श्रृंखला। तो K-15 सागरिका इसका एग्जाम्पल है, या के श्रृंखला की जो मिसाइल्स हैं। ठीक है, फिर आती है अंतिम एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल, और इसमें तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है नाग। ठीक, तो ये हुआ किसकी प्रक्रिया के आधार पर क्लासिफिकेशन, जिसमें सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, फिर शिप लॉन्च्ड, सबमरीन और एंटी टैंक। शिप लॉन्च्ड में हो गया हमारा धनुष, सबमरीन में के श्रृंखला और एंटी टैंक मिसाइल में नाग उदाहरण है। अब अंतिम बचा, और वो अंतिम क्या है, उपयोग की प्रकृति के आधार पर। ठीक, अंतिम क्या बचा, उपयोग की प्रकृति के आधार पर। कहां उपयोग किया जा रहा है, प्रकृति के आधार पर। तो उपयोग की प्रकृति के आधार पर अगेन मिसाइल को क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, सामरिक और दूसरा रणनीतिक। रणनीतिक, ठीक, और इसमें अलग अलग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। सामरिक और रणनीतिक को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो लिखिए फटाफट। सामरिक में ऐसे प्रक्षेपास्त्र, सामरिक में लिखेंगे ऐसे प्रक्षेपास्त्र जिनका प्रयोग युद्ध के समय, ऐसे प्रक्षेपास्त्र जिनका प्रयोग युद्ध के समय प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये मिसाइल सामान्यतः कम परास वाली, ये मिसाइल सामान्यतः कम परास वाली तथा पारंपरिक हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल होती हैं। रणनीति में लिखो, इसके अंतर्गत दीर्घ परास वाले तथा, इसके अंतर्गत दीर्घ परास वाले तथा नाभिकीय हथियारों को ले जाने वाले, नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइल को रखा जाता है। यह किसी देश की रक्षा रणनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह किसी देश की रक्षा रणनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है। उदाहरण लिख लीजिए उसमें, रणनीति वाले में अग्नि 5। ठीक है, तो ये हो गया जितना हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अगर एक बार पीछे जाएं तो ये ठीक है। तो अभी क्या कवर कर लिया है हमने, गति, परास, प्रकृति और प्रक्षेपण विधि या प्रक्रिया के आधार पर हमने सारी चीजों को बांट के क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। अब रक्षा, वायु रक्षा प्रणालियों को हम बाद में पढ़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां पढ़ेंगे।
थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, नाग के बारे में, अग्नि, पृथ्वी, इन सब के बारे में, लेकिन कहीं एक जगह आपके पास इकट्ठा हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिखेंगे। और ये जो हम पढ़ रहे थे कुछ प्रोग्राम्स, उनको भी हम लिख लेंगे, जिसमें IGM-DP भी बहुत ज्यादा, IGM-DP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या एक काम करेंगे कि हम सबसे पहले अभी ये प्रोजेक्ट और IGM-DP के अंतर्गत इन सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा और ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, भारतीय प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो शुरुआत हमने की थी प्रोजेक्ट डेविल से, और प्रोजेक्ट डेविल 1972 में स्टार्ट किया था। और उसके पीछे की कहानी ये है कि उससे पहले इंडो पाक युद्ध हो चुका था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था 1971 में। उससे पहले चीन के साथ युद्ध हो चुका था, एक और लड़ाई 65 में पाकिस्तान के साथ हो चुकी थी, और उससे भी पहले कई तरह के कई आक्रमण हो चुके थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट डेविल की शुरुआत हुई। हालांकि यह विफल रहा और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद शुरुआत हुई वेलिएंट की, प्रोजेक्ट वेलिएंट की, और इसका जो था उद्देश्य वो ये था कि एक इंटीग्रेटेड टाइप का कुछ मिसाइल, मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी को डेवलप करने का आइडिया था, लेकिन अगेन इसे समाप्त कर दिया गया। लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर ही इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद शुरू किया गया इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हमने कहा है IGM-DP। ठीक है, अब इसकी शुरुआत किसने की थी, जैसा कि हमने लिखते हुए बात की थी कि इसकी शुरुआत की थी, या जब अभी हमने लिखा था ना, इतिहास के बारे में लिखा था, तो हमने लिखा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 1983 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो इसे गति मिली है, या मतलब जब इस कार्यक्रम का अंत हुआ है, वो औपचारिक समाप्ति 2008 में इसकी हुई है, और इसका प्रबंधन किसने किया, DRDO ने किया। और इसके प्रथम निदेशक भी कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और इसका उद्देश्य ये था, इस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का विकास था, यानी श्रेणीबद्ध करना था, वो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रक्षेपास्त्र तकनीक और प्रक्षेपास्त्रों को क्या किया गया, श्रेणीबद्ध तरीके से उनका विकास किया गया। ठीक है, और इसमें जो पहला प्रक्षेपास्त्र बनाया गया वो कौन सा था, पृथ्वी 1 था। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसी के अंतर्गत बनाया गया, पृथ्वी 1, 2, 3। फिर मीडियम और इंटरमीडिएट जो हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अग्नि 1 से लगा के 6 तक इसी के अंतर्गत। उसके बाद त्रिशूल, आकाश, और तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी जो मिसाइल सिस्टम है वो भी इसी के अंतर्गत बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, नाग कहा गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, एक और चीज जो ऐड करनी है आपको। कहा, जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, GM फसलें जब हम पढ़ रहे थे, तो अभी देखिए साइंस जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अब उसे करंट से कैसे जोड़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई न्यूज आएगी, जैसे अभी पिछले हफ्ते GAEC ने क्या किया है, GM सरसों के वाणिज्यिक उत्पादन पर क्या कर दिया है, उसने अपना फैसला दे दिया है और उसने उसको मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी बात कहाँ पहुंची है, पर्यावरण मंत्रालय के पास पहुंची है। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज आएगी तो आप क्या करेंगे, उस न्यूज को जो भी आपके स्टैटिक नोट्स हैं वहां पर आप लिख देंगे कि करंट में क्या ऐड हुआ है।
ठीक है, तो इसीलिए जब भी नोट्स बनाया करें ना तो थोड़ा स्पेस छोड़ा करिए। जैसे जीएम क्रॉप है वहां 2 पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, जब भी कोई जैसे बायोटेक्नोलॉजी है उसके आपने कई टाइप पढ़े हैं ना, मतलब उसके अंदर कई तकनीक पढ़ी है, जीन थेरेपी पढ़ी, जीन चिकित्सा पढ़ी है, फिर जीन एडिटिंग पढ़ी है, तो उन 3-4 टॉपिक के लिए 1-2 पेज छोड़ दीजिए। या कोशिश करिए कि कभी कभी ये वाला जो लेफ्ट वाला पेपर होता है उसको ब्लैंक छोड़ दे, सिर्फ राइट पर लिखिए। इससे क्या होगा, जहां जहां आपको लगता है कि भविष्य में क्या होगा, कुछ टॉपिक ऐड हो सकते हैं, कुछ करंट न्यूज ऐड हो सकती है, तो आज सर्च कीजिएगा, आपको पिछले हफ्ते की न्यूज में आराम से मिल जाएगा और उसको क्या कर दीजिएगा, वहां पर ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपके नोट्स जो है अपडेट रहें। और जो आप कह रहे थे कि हम निष्कर्ष नहीं लिख पाते, तो निष्कर्ष इसी तरह बनते हैं, बहुत आसानी से। अगर आप अपनी बात को इस तरीके से खत्म कर देंगे कि कई बार इस पर विस्तृत चर्चा हुई है, कई बार इसे सहमति मिलने के बाद वापस लिया गया, मंजूरी मिलने के बाद इसे वापस लिया गया, जैसा कि हाल ही में फिर से जीएसी ने इसे क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी पर्यावरण मंत्रालय के पास इसे भेजा गया है। तो ये सारी बात लिख के अगर आप अपनी बात को एंड करेंगे, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो निष्कर्ष में यही लिखा जाता है, करंट अफेयर से जोड़ के आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वहां पर लिख लीजिएगा, हेल्प मिलेगी आपको, और जो कि क्या है, जरूरी भी है। ठीक, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं आईजीएमडीपी, और 2-2 लाइनें इनके बारे में, डेविल और वेलिएंट के बारे में भी लिख ही लेंगे। ठीक है, तो लिखा आपने भारतीय प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, तो उसमें पहली हेडिंग डाल दीजिए प्रोजेक्ट डेविल। 2-2 लाइनें लिखिएगा बैकग्राउंड बनाने के लिए बस। ठीक है, भारत चीन आक्रमण या युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज, इसे यहां ले आते हैं, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल के विकास के उद्देश्य से, मिसाइल के विकास के उद्देश्य से इस परियोजना को 1972 में शुरू किया गया, 1972 में शुरू किया गया। हालांकि यह परियोजना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रही, हालांकि यह परियोजना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रही। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वेलिएंट, प्रोजेक्ट वेलिएंट, इसमें लिखिए इसका विकास 1970 के दशक में किया गया, किंतु बिना लक्ष्यों की प्राप्ति के इसे भी समाप्त कर दिया गया, किंतु बिना लक्ष्यों की प्राप्ति के इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 26 जुलाई 1983 में, 26 जुलाई 1983 में आईजीएमडीपी
को आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से सरकार की मंजूरी मिली। औपचारिक रूप से सरकार की मंजूरी मिली। देखिए, इसकी स्थापना का विचार, इसकी स्थापना का विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया। इसकी स्थापना का विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया। तथा इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी डीआरडीओ को सौंपी गई। तथा इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी डीआरडीओ को सौंपी गई। ठीक है, पैरा बदल कर लिखिए। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने को मंजूरी मिली। विकसित करने को मंजूरी मिली। ठीक है, इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कहा गया, क्योंकि इस कार्यक्रम ने देश के वैज्ञानिकों शैक्षणिक संस्थानों, शोध तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अनुसंधान तथा शोध प्रयोगशालाओं, उद्योगों तथा तीनों रक्षा सेवाओं को मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिए एकीकृत किया। आईजीएमडीपी के अंतर्गत विकसित 5 मिसाइल निम्न है।
कौन कौन सी है? पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। यही वो 5 मिसाइल हैं जिनको IGMDP के अंतर्गत क्या किया गया? विकसित किया गया। ठीक है, तो पृथ्वी 1 2 3, अग्नि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा त्रिशूल, SRSAM, ये हमने अभी पढ़ा था ना। ठीक है, शॉर्ट रेंज सैम है ना। नाग क्या है? नाग है हमारा एंटी टैंक, टैंक रोधी। और अगेन आकाश कैसी मिसाइल है? आकाश है MRSAM। ये पढ़ चुके ना हम पीछे, तो इन्हें दोबारा तो रिपीट नहीं किया जाएगा कि MRSAM क्या है और SRSAM क्या है, लेकिन ये याद रखने का तरीका है। पटना शहर के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। अब इन्हीं मिसाइल को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे, तो हमारे कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत कवर हो गया और अब क्या हो जाएंगी? मिसाइल भी एक एक करके कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, पृथ्वी मिसाइल प्रणाली। ठीक है, वापस से अगर एक बार हम अपना चार्ट देख लें तो देखिए ये। ठीक, तो अभी के लिए क्या कवर कर चुके हम? ये वर्गीकरण पूरा हो चुका, इसको छोड़ देते हैं। ये कंप्लीट कर चुके हैं हम, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रमुख प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां पढ़नी थी। पृथ्वी पढ़ेंगे, अग्नि पढ़ेंगे, त्रिशूल, नाग और क्या पढ़ेंगे? आकाश। उसके बाद ये बची हुई भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको अलग से मेंशन क्यों किया था? क्योंकि ये किसका हिस्सा थी? IGMDP का। और भी कुछ चीजें हैं इसमें जो नोट हो जाएंगी बाद में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, तो वापस जाते हैं। पृथ्वी मिसाइल प्रणाली, पृथ्वी मिसाइल प्रणाली में लिखिए, भारत ने IGMDP के तहत, भारत ने IGMDP के तहत सबसे पहले सतह से सतह पर वार करने वाली, सतह से सतह पर, सतह से सतह पर वार करने वाली SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी SRBM, पृथ्वी मिसाइलों का विकास शुरू किया। ठीक है, और अब एक छोटा सा वो बना लीजिएगा, यहां लिखिएगा प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, अलग अलग से लिखवाना ना तो फायदेमंद है कि मैं एक एक के बारे में 2 2 लाइनें लिखवाऊं, और ना आपको याद रखने में आसानी होगी। और परास, ठीक है, परास। ठीक, जैसे पृथ्वी सबसे पहले 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, ये बना दीजिए। क्या जरूरत है उसको उसमें उसी में लिखा जाए। ठीक है, 150 किलोमीटर। ठीक है, 2 में है 250 से 350। ये इसकी परास है, परास के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है। और 350 से लगभग 600 किलोमीटर। ठीक है, इनका विकास कहां हुआ? IGMDP द्वारा। इन सभी का विकास किसके द्वारा हुआ? IGMDP के द्वारा हुआ।
ठीक। लेकिन एक आध चीज है इसमें जो लिखी जा सकती है, वो नीचे लिख लीजिए, इस चार्ट को बनाकर इसके नीचे लिख लीजिए। फिर लिखिए, पृथ्वी एक को यानी फर्स्ट पृथ्वी वन को 1994 1994 में भारतीय स्थल सेना में शामिल किया गया। तथा पृथ्वी दो को 2002 में थल सेना को सौंप दिया गया। दिया थल सेना को था, लेकिन ये अपने संचालन के लिए या अपने लक्ष्यों के लिए वायुसेना के संपर्क में भी रहती है, क्योंकि तीनों सेनाएं तो मिलकर ही काम कर रही हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए पृथ्वी तीन के बारे में भी। इसका इस्तेमाल नौसेना के द्वारा किया जाता है। इस संस्करण को धनुष मिसाइल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एक व दो में पृथ्वी एक व दो में एक चरण है, केवल एक चरण है जिसमें तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। जबकि पृथ्वी तीन में दो चरण हैं, जिसमें से एक तरल तथा एक ठोस ईंधन पर आधारित है। अब आपको तरल और ठोस ईंधन क्या होते हैं ये नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत विस्तार से हमने इन चीजों को क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, ठीक है, अगला लिखिए, अग्नि। अग्नि अग्नि मिसाइल सिस्टम लिखिए। देखिए, यह सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसमें मीडियम इंटरमीडिएट, ये सब पढ़ चुके, मीडियम इंटरमीडिएट कॉमा लगा लीजिएगा, तथा इंटरकॉन्टिनेंटल परास वाली मिसाइल सम्मिलित हैं। परास वाली मिसाइल सम्मिलित हैं जो पारंपरिक तथा नाभिकीय व रासायनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं। जो पारंपरिक तथा नाभिकीय व परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। देखिए, अग्नि प्रणाली में सम्मिलित सभी
अग्नि प्रणाली में सम्मिलित सभी प्रक्षेपास्त्रों में ठोस ईंधन आधारित रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पृथ्वी में हमने देखा लिक्विड भी है, केवल तीसरे में एक चरण में ठोस है, जबकि यहां ठोस ईंधन आधारित रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है। अग्नि मिसाइल का ताप परिरक्षक हीट शील्ड कार्बन कंपोजिट्स का बना होता है। कार्बन कंपोजिट्स का बना होता है, जिसके कारण ये अति उच्च तापमान सहन कर सकती हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4000 डिग्री, लगभग 4000 डिग्री। अगेन ऐसे ही इसके लिए लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, अब इनकी परास अगर हम लिखें, यहां पर लिख लेते हैं परास। तो परास कितनी है? अग्नि 1 की है 700 से लगा के 1250 किलोमीटर। 700 से 1250, यहां है 2000 से 2500 अग्नि 2 में। ठीक, उसके बाद है 3500 किलोमीटर, उसके बाद है 4000 किलोमीटर, और 5 में है 5 से 8000 किलोमीटर, और अंत में है 8 से 10,000 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है इसके अलावा कि इसमें से IGM-DP का सहयोग इन 3 में पूरा रहा है। उसके बाद ये अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत, ये अग्नि 5 प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत, और ये अग्नि 6 प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के साथ इसको बनाया गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बारी आप। इसमें कुछ और ऐसा है नहीं जिसको लिखाया जाए। केवल अग्नि 6 के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। इसमें लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, लिखिए। अग्नि 6 का विकास अग्नि 6 का विकास 2008 में आईजीएमडीपी कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आईजीएमडीपी कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद डीआरडीओ के अंतर्गत अग्नि 6 प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया। नेक्स्ट पैरा करके लिखिएगा। 2008 में डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से आईजीएमडीपी के सफल समापन की घोषणा की। अब इसमें नोट करके एक और चीज लिख लीजिए। नेक्स्ट पैरा में नोट करके लिखिए, कहीं इस्तेमाल किया जाएगा मेंस की आंसर राइटिंग में। जून 2021 में डीआरडीओ द्वारा अग्नि पी मैंने प्राइम, अग्नि पी मिसाइल का डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, सफल परीक्षण किया। यह 2 चरण ठोस प्रणोदक से प्रचालित अब ये हर वर्ड आप जानते हैं। प्रणोदक का मतलब क्या है, ठोस क्यों कह रहे हैं हम, है ना। ठोस प्रणोदक से परिचालित रॉकेट इंजन पर आधारित मिसाइल है। जबकि इसका तीसरा चरण कितने चरण हैं इसमें, अभी तक हमने 2 ही पढ़े हैं ना, इसमें कितने चरण हैं टोटल, इसमें 3 चरण हैं। जबकि इसका तीसरा चरण MIRV
MIRV तकनीक पर आधारित है। MIRV तकनीक पर आधारित है। ठीक है, MIRV में क्या होता है कि हमें अक्सर देखा जाता है कि जो मिसाइल्स होते हैं उसमें एक ही वॉरहेड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक, पर तकनीक पर आधारित है। लिखिए, यह 1500 से 3000 किलोग्राम के, यह 1500 से 3000 किलोग्राम के पेलोड ब्रैकेट में कर दीजिएगा पेलोड को, पारंपरिक तथा नाभिकीय हथियारों के परिवहन में सक्षम है। पारंपरिक तथा नाभिकीय हथियारों के परिवहन में सक्षम है। ठीक, ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारा क्या हो गया है, पृथ्वी और अग्नि कंप्लीट हो गया है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए, अगर लिखना चाहे MIRV के बारे में तो लिख लीजिए थोड़ा सा। लिखिए MIRV के बारे में, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली एल है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, लिखो। इस तकनीक के अंतर्गत मिसाइल पर कम भार वाले कई परमाणु हथियार स्थापित किए जाते हैं। जिन्हें स्वतंत्र रूप से अलग अलग लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि वो सारे एक ही जगह पर एक ही लक्ष्य को टारगेट करेंगे या नष्ट करेंगे, बल्कि अलग अलग लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत की अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि प्राइम, अग्नि पी। ठीक है, भारत की अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि पी या प्राइम, K5, K6 मिसाइलें MIRV तकनीक से संपन्न है। MIRV तकनीक से संपन्न है। ठीक है, अब लिखिए त्रिशूल, हेडिंग डाल दीजिए त्रिशूल, 2 लाइनें लिख लीजिए त्रिशूल के बारे में भी। यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम, यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है। हालांकि आपने इनके बारे में इतना पढ़ चुके हैं ना कि लिखने के लिए 2-2, 3-3 लाइनें आपके पास ऑलरेडी है। कौन शॉर्ट रेंज में आ रहा है, किसकी परास कितनी है, एग्जाम्पल में आपने ये सब पढ़ा है। ठीक है, लिख लीजिए।
ठीक है, यह मिसाइल 9 से 12 किलोमीटर तक की दूरी यह मिसाइल 9 से 12 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है। ठीक है, लिखिए त्रिशूल मिसाइल को 2008 में बंद कर दिया गया तथा इसका स्थान लेने के लिए मैत्री मिसाइल की शुरुआत की गई इसका उत्पादन बंद कर दिया गया और मैत्री मिसाइल की शुरुआत की गई, जो कि फ्रेंच माइका मिसाइल और त्रिशूल का मिश्रण माना जाता है। फ्रेंच माइका प्लस त्रिशूल का मिश्रण माना जाता है इसे, मैत्री मिसाइल को। ठीक है, लिखिए अगला नाग। नाग के बारे में जैसे ही वर्ड आता है तो आपको याद आता होगा दागो और भूल जाओ, यही वर्ड हर जगह हर किताब में मिलता है। ठीक है, तो इसी से शुरू करेंगे। लिखो IGM-DP के अंतर्गत तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित यह टैंक रोधी मिसाइल है। जिसकी रेंज 3 से 7 किलोमीटर है। देखो, नाग मिसाइल में इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। नाग मिसाइल में इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। आपने ये उसमें भी पढ़ा था जब हमने रिमोट सेंसिंग पढ़ा, एक्टिव पैसिव, है ना। और उसका क्या फायदा था, उसमें अगर इंफ्रारेड यूज होगा तो रात और दिन दोनों के समय पिक्चर लेना आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या फायदा होगा, इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, जिसके कारण दिन व रात दोनों समय अचूक निशाना लगाया जा सकता है। दिन व रात दोनों समय अचूक निशाना लगाया जा सकता है। देखिए, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर में प्रयोग किया जाने वाला संस्करण भी विकसित किया जा चुका है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर यानी वायु इसका संस्करण भी क्या किया जा चुका है, बनाया जा चुका है। हेलीकॉप्टर में प्रयोग किया जा सकने वाला संस्करण भी विकसित किया जा चुका है, जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। हेलीकॉप्टर और नाग हेलिना के नाम से जाना जाता है, जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखिए आकाश पर हम खत्म कर देंगे IGM-DP, फिर उसके बाद हम अलग अलग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए IGM-DP का लास्ट आकाश। लिखिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। 25 से 30 किलोमीटर है।
ठीक है, यह कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकती है। यह कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकती हैं। ठीक है, तो IGMDP यहीं पर कंप्लीट हो गया। हमने पूरा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, हमने ये सारी मिसाइल पढ़ ली। अगर इन पे अलग से सवाल आता है तब भी आप लिख पाएंगे, अगर IGMDP पर सवाल आता है तब भी आप लिख पाएंगे। लेकिन अभी और मिसाइल्स हैं जो हमें लिखनी है, तो लिखिए प्रहार। सबसे पहली मिसाइल लिखिए प्रहार। ठीक है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया। इसकी मारक क्षमता यानी परास 150 किलोमीटर है। प्रहार की हम बात कर रहे हैं, 150 किलोमीटर है। इसका विकास DRDO के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका तथा पृथ्वी एक के तकनीकी गतिरोध को दूर करने के लिए किया गया। ठीक है, पृथ्वी एक में क्या कमी थी? पृथ्वी एक जो था वो हम जानते हैं द्रव ईंधन प्रणोदित रॉकेट इंजन पर आधारित था, और इसमें क्या होता है कि प्रक्षेपण पैड से इसे प्रक्षेपित करना क्या होता है? चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए ही प्रहार का विकास DRDO के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये क्या है? पिनाका। ठीक है, तो पिनाका के बारे में नोट करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यह DRDO के द्वारा विकसित बहुनलीय रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली है। पिनाका के बारे में है, लिखिए, प्रणाली है जिसके माध्यम से 44 सेकंड में 12 प्रक्षेपास्त्रों को, ठीक है, जिसके माध्यम से 44 सेकंड में 12 प्रक्षेपास्त्रों को अलग अलग दिशाओं में प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ रहे हैं? प्रहार में पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रहार को लाने की जरूरत क्यों हुई। ठीक है, लिखिए, प्रहार मिसाइल के निर्यात संस्करण का विकास किया गया। निर्यात करने के लिए का विकास किया गया, जिसे प्रगति नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? प्रगति नाम दिया गया। ठीक है, पिनाका MK2 आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। इसी तरह आपने सारथ सुना होगा, यह भी क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है। ठीक,
नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, एक इसी में लिख लीजिए पहले, प्रलय प्रक्षेपास्त्र, प्रलय प्रक्षेपास्त्र, प्रलय भी लिख लीजिए। लिखिए, यह है प्रहार प्रक्षेपास्त्र की श्रृंखला, यह है प्रहार प्रक्षेपास्त्र की श्रृंखला में विकसित अधिक उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, जिसका प्रयोग सतह से हवा पर मार करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसका प्रयोग सतह से हवा में मार करने के लिए भी किया जा सकता है। यह सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यह सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। जिसके 2 चरण में ठोस प्रणोदक ईंधन, या प्रणोदक ही लिख दीजिए, जिसके 2 चरण में ठोस प्रणोदक, जबकि तीसरे चरण में MIRV का प्रयोग किया गया है। अब MIRV आप जानते हैं, MIRV का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रलय प्रक्षेपास्त्र एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय प्रक्षेपास्त्र इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो उड़ान के प्रारंभिक चरण में परवलयाकार मार्ग का अनुसरण करती है। जबकि लक्ष्य का पीछा करते समय पृथ्वी के समानांतर उड़ान भरने में भी सक्षम है। जबकि लक्ष्य का पीछा करते समय पृथ्वी की सतह के समानांतर उड़ान भरने में भी सक्षम है। ठीक है, तो ये हो गए क्या हमारे सभी, लगभग हमने ऑलमोस्ट सारी मिसाइल्स के बारे में पढ़ लिया है। कुछ और मिसाइल बचती हैं, जैसे ब्रह्मोस बचती है, बराक 8 बचती है, इनके बारे में भी लिख दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पहले, नाभिकीय ट्राइड, नाभिकीय त्रय, न्यूक्लियर ट्राइड, TRIAD लिखिए, इसमें हेडिंग डाल के जल्दी से। जब कोई देश स्थल, जल तथा वायु से, जब कोई देश स्थल, जल तथा वायु से नाभिकीय हथियारों
के प्रयोग में सक्षम होता है, वह नाभिकीय त्रय से संपन्न देश कहलाता है। ठीक है, देखिए मिसाइल है, नाभिकीय हथियार ले जाने के लिए भी है, लेकिन क्या तीनों जो क्षेत्र हैं यानी थल, जल और वायु, क्या लॉन्चिंग जो है मिसाइल की वो लॉन्च करने में क्या तीनों क्षेत्र से हम सक्षम हैं? अगर हम तीनों क्षेत्र से नाभिकीय हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल की लॉन्चिंग के लिए सक्षम हैं, तो उस देश को कहते हैं कि यह नाभिकीय त्रय से संपन्न देश है। लिखिए, विश्व में वर्तमान में विश्व में केवल 6 देश इस क्षमता से संपन्न है। वर्तमान में विश्व के 6 देश, केवल 6 देश इस क्षमता से संपन्न है, जिनमें शामिल है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, भारत तथा इजराइल। ठीक है, जैसे हमने स्थलीय संदर्भों में मिराज 2000, ठीक है, अग्नि तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से स्थलीय संदर्भ में, फिर उसके बाद मिराज 2000, मिग 29, राफेल जैसे युद्धक विमान हमारे पास हैं, इनके माध्यम से हवाई संदर्भों में हमने, तथा INS अरिहंत, इसके माध्यम से हमने क्या कर लिया है, जल वाले क्षेत्र में भी क्या कर ली है, ये क्षमता हासिल कर ली है। इसी को लिख लीजिए, भारत ने अग्नि तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से, भारत ने अग्नि तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों के माध्यम से स्थलीय संदर्भों में मिराज 2000, मिग 29 तथा राफेल जैसे युद्धक विमानों के माध्यम से हवाई संदर्भों में, मिराज 2000, मिग 29, राफेल जैसे युद्धक विमानों के माध्यम से हवाई संदर्भों में, तथा भारत की प्रथम स्वदेशी नाभिकीय क्षमता या नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत तथा इस पर तैनात K-15 सागरिका मिसाइल से जलीय संदर्भ में, तथा इस पर तैनात K-15 सागरिका मिसाइल से जलीय संदर्भ में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की क्षमता प्राप्त की है। ठीक है, अब लिखिए बराक 8, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बराक 8। बराक 8 लिखिए, लंबी दूरी के लिए सतह से हवा तथा मध्यम दूरी के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम, बराक 8 को DRDO तथा
इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। इस मिसाइल के 2 संस्करण हैं। इस मिसाइल के 2 संस्करण हैं, जिसमें से एक शिप लॉन्च्ड, हमने ये पढ़ा भी उसी में था, शिप लॉन्च्ड वर्जन, जो क्या है, लॉन्ग रेंज सैम है। शिप लॉन्च्ड वर्जन लॉन्ग रेंज सैम है, जबकि जमीनी लैंड लॉन्च्ड वर्जन एमआर सैम है। एमआर सैम है यानी मीडियम रेंज सैम है। सेम है, ठीक है। तो अभी जो हमारे बचते हैं वो बचता है ब्राह्मोस, एक बार देख लेते हैं पीछे जाके। के श्रृंखला बचती है और कुछ ट्रीटी वगैरह बचती है, जिस पर हम कल मंडे बात करेंगे, ठीक है। वापस यहाँ आ जाएं तो देखिए, प्रहार हम पढ़ चुके, बराक हम पढ़ चुके। अब हमारी के श्रृंखला, ब्रह्मोस, अस्त्र और निर्भया ये बचती हैं। के श्रृंखला का काफी महत्व है, काफी चर्चा में रही है, करंट में भी रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन। बाकी ये पार्ट पूरा हमारा कवर हो गया है। अभी के लिए जो हमारा बचा है ये 4, और इसमें एक आध और जुड़ सकती है, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली और उसके अलावा वायु रक्षा प्रणालियों में ये, और इन सब के अलावा एक आध नहीं, मतलब कुछ हम ट्रीटी वगैरह पढ़ेंगे जो रक्षा प्रौद्योगिकी में, जहां से सवाल बनने की उम्मीद है। तो मंडे से कंप्लीट करेंगे और इतने को रिवाइज करिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाएं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं प्रणोदक क्या होता है, इंजन, रॉकेट इंजन, जेट इंजन, जितने वर्ड आज यूज हुए हैं वो ऑलरेडी स्पेस में हम पढ़ चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वापस नोट्स पर जाइएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जब पढ़ाई थी वहां एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया गया था। बाकी इसको रिवाइज करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जरूर, उसको मत भूलिएगा शॉर्ट नोट को बनाना। आज जितना पढ़ा है, जैसे यहाँ हमने ये चार्ट बनाया हुआ है, इसी तरह अलग अलग बना लीजिए छोटे छोटे नोट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के बारे में, परास, गति, प्रकृति और प्रक्रिया के आधार पर उसको बांट कर शॉर्ट नोट बना लीजिए। फिर यहां पर आ जाइए, पटना यानी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इनके बारे में जो मेन बात है एक एक लाइन में लिखकर उसका अलग से नोट बना लीजिए। यानी जो हमने चार्ट यहाँ ऐसे बनाया है ना, अब आप इसको एक एक को अलग अलग बना लीजिए। इस प्रकार के लिए 1 पेज का शॉर्ट नोट, इस वर्गीकरण के लिए 1 पेज का शॉर्ट नोट, और इसके लिए पटना शहर के नाम से जिसको हमने याद करा है, किसके अंतर्गत, IGMDP के लिए। तो IGMDP की मेन बात लिख के, कब शुरू हुआ, कब समापन हुआ, निर्देशक कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम ही निर्देशक थे इसके पहले, और शुरुआत भी उन्होंने ही की, उन्होंने ही ये दिया भी था आइडिया। उसके बाद कौन कौन सी मिसाइल हैं जो इसके अंतर्गत विकसित की गई, उनकी जो जो खासियत है वो एक पेज पर बना लीजिएगा। फिर प्रहार, बराक, थोड़ा सा हमने पिनाका के बारे में पढ़ा, कहीं शॉर्ट नोट में यूज हो सकता है, या जैसे अभी जब हम एंड में पढ़ रहे थे बराक के बारे में, तो बराक के बारे में हमने पढ़ा कि इसे इजराइल के सहयोग से बनाया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अलग पेन से अंडरलाइन कर लीजिए और वहां मेंशन कर दीजिए, वी कैन यूज इट इन IR। जब आप कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध का सवाल कर रहे होंगे और इजराइल पर सवाल आ जाए तो आप वहां बराक का जिक्र करिए, है ना। तो या फिर कहीं जहां पर आपको सवाल में लिखना हो कि मान लीजिए सवाल आता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मजबूती के लिए भी जरूरी है, कुछ भी सवाल में पूछा गया हो इस तरह का, तब आपको ये पॉइंट क्लिक करने चाहिए कि अच्छा ठीक है, कहां कहां हमने अंतरिक्ष में, कहां कहां हमने बायोटेक्नोलॉजी में, और कहां कहां हमने रक्षा प्रौद्योगिकी में ऐसे साथ में कुछ ट्रीटी या कुछ भी पढ़ा है जिसका जिक्र हम
कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप नोट्स बनाते हैं ना, उसको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सब्जेक्ट के हिसाब से बनाया करिए। जैसे बराक पढ़ा, वहां इजराइल का जिक्र आया कि उसके, तो वहां मेंशन कर दीजिए कि ये पॉइंट आईआर में भी यूज हो सकता है, ठीक है। और कोशिश करिए कि एक लेक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं एक साइड ब्लैंक छोड़ दिया करिए, कि भविष्य में कभी कुछ करंट का टॉपिक वहां पर जब जुड़ेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर वो जो ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है वहां पर हम लिख लेंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी जीएम फसल पर जीएसी ने एक फसल को क्या किया है, फिर से मंजूरी दे दी है और मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालय को भेज दिया है। अब देखते हैं वहां से क्या फाइनल होता है। हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो, जब तक वो मंजूरी मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो अगर मिल जाती है तो आप पूरी बात को कवर करेंगे, नहीं मिलती है या पेंडिंग रहती है तो इतनी बात को करेंगे कि हमेशा ये होता रहा है। जब जोखिमों की बात होती है, चुनौतियों की बात होती है, तो वहां पर उसको यूज किया जाएगा। और नोट्स भी इसी तरह बनाए जाते हैं और पढ़ाई भी इसी तरह की जाती है। जैसे हमेशा बोलते हैं ना आपकी भूमिका और निष्कर्ष कैसे लिखे समझ नहीं आता, तो इसी तरह आएगा निष्कर्ष भी निकल के कि कुछ करंट की चीजें जुड़ जाएंगी जब एक बार सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे अभी शायद आपका एनवायरमेंट भी नहीं हुआ होगा अभी तक, तो जब आप एनवायरमेंट पढ़ लेंगे, इकोलॉजी पढ़ लेंगे, तब आप देखेंगे कि साइंस टेक से आप और जोड़ पाएंगे। साइंस टेक के आंसर पर उसका और असर पड़ने लगेगा। आंसर राइटिंग किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अलग से नहीं हो सकती कि आपने साइंस की प्रैक्टिस कर ली है और अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशन या आप नहीं कर पा रहे हो, पॉलिटी के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मैंने कहा, कल जब हम पढ़ रहे थे हमने गोपनीयता और निजता का अधिकार, उसके लिए संविधान का आर्टिकल कोट किया था। तो हमेशा क्या करना है, मिक्स कर कर ही आंसर राइटिंग करनी है। कभी अर्थव्यवस्था से कोई वर्ड्स ले लेने हैं और उससे निष्कर्ष लिख देना है, और कभी एनवायरमेंट, पर्यावरण से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं आज। उसके बाद कल हम के श्रृंखला पढ़ेंगे। ब्रह्मोस, अस्त्र, निर्भय, ये बहुत छोटे छोटे से हैं। के श्रृंखला थोड़ी बड़ी है और ब्रह्मोस बड़ा है। उसके अलावा फिर इन तीनों को कवर करने के बाद हम एक वर्गीकरण अलग से पढ़ेंगे कि कितने तरह के हथियार होते हैं, और फिर वहां से हम शिफ्ट कर जाएंगे ऊर्जा पर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करिए ठीक से।